हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपका 6 चैप्टर उत्पादन फलन वाला स्टार्ट करने वाली हूँ। आपको बच्चों, इससे पहले मैंने पूर्ति का नियम या पूर्ति वाला चैप्टर पढ़ाया था। उस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन आंसर आपको नहीं कराए गए हैं मेरे द्वारा। आप बुक से उनको करने का प्रयास कीजिएगा। यदि किसी क्वेश्चन में समस्या आती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं 6 चैप्टर पर जा रही हूँ, उत्पादन फलन। यहाँ इस चैप्टर के अंतर्गत आपको बुक खोलनी है। बुक में पेज नंबर 41 पर से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं। मैं जिस लाइन के लिए आपको कहूँगी उसको एरो बनाकर या डॉट बनाकर अपनी कॉपी में लिख लें। पाठ का नाम उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन है। बच्चों, आपने अभी तक मांग का नियम, पूर्ति का नियम दोनों का अध्ययन किया है। मांग बाजार में उपभोक्ताओं के द्वारा की जाती है। पूर्ति बाजार में उत्पादक वर्ग के द्वारा की जाती है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत अब हमारी जो आगे की प्रक्रिया है, आगे के जो चैप्टर हैं उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। इस चैप्टर का मैं रीडिंग कर रही हूँ। जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ मैं आपको बता दूंगी कि ये नोट करके कॉपी में लिख लें। सामान्यतः वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति का उनकी कीमत से प्रत्यक्ष या सीधा संबंध होता है। यदि बाजार में वस्तु की कीमत अधिक होती है तो वस्तु और सेवा की पूर्ति अधिक होती है, और यदि कीमत कम होती है तो वस्तु और सेवा की पूर्ति भी कम होती है। अर्थात वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के बढ़ने पर उन वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति बढ़ती है। इसी प्रकार से कीमत के घटने पर उन वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति भी घटती है। एक अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति उन वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन की मात्रा पर आश्रित होती है। मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति होती है वो सामान्यतः वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन की मात्रा पर ही निर्भर करती है। यदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा कम होगी तो कम पूर्ति होगी, और यदि उत्पादन की मात्रा अधिक होगी तो अधिक पूर्ति बाजार में की जाएगी। अब देखो, यहाँ पर दो शब्द आ गए, पूर्ति और उत्पादन की मात्रा का संबंध। अर्थव्यवस्था में उत्पादन अधिक होगा तो अधिक पूर्ति, और अर्थव्यवस्था में उत्पादन कम होगा तो कम पूर्ति की जाएगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम इसके अंदर ही। यहाँ पर देखो, ये जो उत्पादन की जो मात्रा है ना, ये भी दो चीज़ों पर निर्भर करती है। पढ़ें आगे का पैराग्राफ। उत्पादन के वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की मात्रा ठीक इसी प्रकार दो बातों पर निर्भर करती है। पहले नंबर पर उत्पादन के साधन आते हैं। इन साधनों को हम क्या और कहते हैं? पड़त। पड़तों को इंग्लिश में इनपुट भी कहते हैं। उत्पादन के साधनों या पड़तों की कीमतें जो होती हैं वो उत्पादन की मात्रा को प्रभावित करती हैं। और दूसरी क्या होती है? उत्पादन के साधनों या आधा, इनको पड़तों भी कहा जाता है और आधा भी कहा जाता है। इसका आधा का मतलब भी इनपुट ही होता है। के तथा उत्पादन अर्थात प्रदा या निर्गत। प्रदा या निर्गत होता है आउटपुट। उत्पादन के साधनों की सहायता से जो उत्पादन किया जाता है उस उत्पादन की मात्रा को प्रदा या निर्गत के नाम से जाना जाता है, जिसे आउटपुट कहते हैं। इनपुट और आउटपुट के बीच में पाए जाने वाले भौतिक मात्रात्मक संबंध पर निर्भर करती है। देखो बच्चों, फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन की मात्रा दो बातों पर निर्भर करती है। पहली बात तो होती है उत्पादन के साधनों की कीमत, और दूसरी होती है उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्रा दोनों के बीच पाए जाने वाले भौतिक मात्रात्मक संबंध पर निर्भर करती है। इस प्रकार से उत्पादन के साधनों आधा या पड़तों व प्रदा या निर्गत के बीच में पाए जाने वाले भौतिक व मात्रात्मक संबंध का आर्थिक विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। देखो, पहली लाइन तो बच्चों आपको ये नोट करनी है कि ये जो पहले पैराग्राफ के अंदर दे रखी थी ना आपके, कि एक अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की मात्रा पर आश्रित होती है। नेक्स्ट पॉइंट बनाकर डॉट बनाकर लिखना है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की मात्रा दो बातों पर निर्भर करती है। पहली, उत्पादन के साधनों की कीमत,
जिन्हें इनपुट्स प्राइस कहा जाता है, और दूसरे नंबर पर उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्रा के मध्य पाए जाने वाले मात्रात्मक, फलनात्मक, भौतिक और मात्रात्मक संबंध पर निर्भर करती है। दोनों पॉइंट लिखने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। अब विभिन्न आर्थिक चरों में परस्पर संबंध पाया जाता है, जैसे मांग फलन में। मांग फलन आपने जब पढ़ा था तो वस्तु की मांग और उसकी कीमत के मध्य पाए जाने वाला फलनात्मक संबंध पढ़ा था, और जब हमने पूर्ति फलन पढ़ा तो वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति और उसकी कीमत के मध्य पाए जाने वाला फलनात्मक संबंध का अध्ययन किया था। अब हमारे द्वारा उत्पादन फलन का अध्ययन किया जाएगा। यहीं से फिर से रिपीट कर रही हूँ। जैसे मांग फलन में वस्तुओं व सेवाओं की मांग व कीमत, पूर्ति फलन में वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति व कीमत का फलनात्मक संबंध का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह उत्पादन फलन में उत्पादन जो आपका आउटपुट है वह उत्पादन में योगदान देने वाले उत्पादन के साधन मतलब जो इनपुट हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जैसे श्रम, पूंजी, भूमि, प्रबंध और तकनीक तथा साहस या उद्यमशीलता। वह इनसे उत्पादित उत्पादन एक दूसरे से संबंधित होता है। उत्पादन के साधनों में कौन कौन से साधन हैं? श्रम, पूंजी, भूमि, प्रबंध, तकनीक, साहस या उद्यमशीलता। इसको इंग्लिश में देखो बच्चों, शॉर्ट में दे रखा है लेबर कैपिटल। अब आपके द्वारा ये कैपिटल को यहाँ पर के से डिनोट किया गया है, तो आप पूछ सकते हैं सी से क्यों नहीं डिनोट किया गया। सी से कैपिटल को इसलिए डिनोट नहीं करा क्योंकि सी का अर्थ अपने इकोनॉमिक्स में यहाँ पर शॉर्ट में कंजम्पशन या उपभोग की क्रिया के लिए यूज़ किया जाता है। जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो कैपिटल सी का अर्थ कंजम्पशन या उपभोग होगा, इसलिए हमारे द्वारा इसका अध्ययन नहीं किया जाता है। इसके कैपिटल के लिए के शब्द का प्रयोग किया जाता है। एन का मतलब आपके क्या हो गया? लेबर कैपिटल। एन का मतलब लैंड होना चाहिए बच्चों, ये एन नहीं होना चाहिए, एल होना चाहिए यहाँ पर, LD। फिर है टेक्नोलॉजी, और फिर आपके है ये उद्यमशीलता के लिए ई शब्द का प्रयोग किया गया है। फलन का अर्थ नेक्स्ट आपके पैराग्राफ में दे रखा है। फलन का अर्थ, फलन वैसे आप शब्द से परिचित हो, फंक्शन जिसे हम कहते हैं। फलन गणित का एक तकनीकी विशेष शब्द होता है, टेक्निकल टर्म है ये। सामान्यतः फलन का अर्थ दो चरों के स्वतंत्र व आश्रित चर जो होते हैं, दो चर कौन कौन से, जिनमें एक स्वतंत्र होता है और एक आश्रित चर होता है, के बीच में पाए जाने वाला मात्रात्मक संबंध होता है। जैसे हमने एक उदाहरण ले रहे हैं, y = फंक्शन ऑफ x, इक्वल टू के साइन के बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आपके y दे रखा है और राइट हैंड साइड में f और x दे रखा है। f का मतलब तो फलन हो गया और x का मतलब जो चर आपके दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे ये जो y है ना बच्चों, ये हमारा आश्रित चर है, डिपेंडेबल चर है। किस पर? जो राइट हैंड साइड में x दिया हुआ है उस पर। यदि x में परिवर्तन होगा तो y में भी परिवर्तन होगा। y स्वयं चेंज नहीं होता, x में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही इसमें चेंज पाए जाते हैं। आगे बढ़ रही हूँ मैं। जैसे y = f(x) को y इज़ फंक्शन ऑफ x के रूप में व्यक्त करते हैं, अर्थात y जो एक आश्रित चर है वह स्वतंत्र चर x से मात्रात्मक रूप से संबंधित होता है। यहाँ f फलन का एक संकेत चिन्ह है। अल्फ़ा सी चियांग के शब्दों में फलन, ये अर्थशास्त्री थे बेटे, गणितज्ञ थे। अल्फ़ा सी चियांग के शब्दों में फलन एक विशेष क्रम में चरों जो स्वतंत्र और आश्रित चर हैं के जोड़ों का समूह होता है, जिनकी यह विशेषता होती है कि फलन उनके बीच x का कोई एक मूल्य y के एक अद्वितीय मूल्य का निर्धारण करता है। x के अंतर्गत जैसे हमारे तो यहाँ पर उत्पादन फलन में श्रम, भूमि, पूंजी, साहस, संगठन 5 उत्पादन के साधनों को लिया गया है। तो इनमें से कोई भी चर यदि चेंज हो गया तो उस चर के परिवर्तन का परिणाम किस में दिखाई देगा? जो y चर है, जो हमारी उत्पादन की मात्रा, उस पर दिखाई देता है।
अब ये जो फलन शब्द है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फलन के संदर्भ में एरो बना के हेडिंग में ले लेना। फलन गणित का एक तकनीकी शब्द है। फलन का अर्थ, फलन में दो चर पाए जाते हैं, एक आश्रित और एक स्वतंत्र चर। और फिर उदाहरण y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिख लेना। बस इतना ही कर लेना, बहुत है बच्चों। फिर आगे बढ़ रहे हैं हम। उत्पादन फलन का अर्थ पहले मैं अपनी भाषा में तुम्हें बता देती हूँ। उत्पादन फलन जो होता है वो उत्पादन की मात्रा, उत्पादन फलन जो होता है ना बच्चों, वो उत्पादन की मात्रा और उत्पादन में प्रयुक्त उत्पादन के साधन दोनों के मध्य पाए जाने वाला भौतिक मात्रात्मक संबंध को बताता है। मतलब आउटपुट जो उत्पादन की मात्रा है इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड डैश डैश डैश, या लेबर कैपिटल और लैंड और ये जितने भी आपके उत्पादन के साधन हैं, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। आप पढ़ें बुक से क्या दे रखा है। उत्पादन फलन एक मात्रात्मक संबंध होता है। मात्रात्मक संबंध पाया जाता है। मात्रा है मतलब उत्पादन की 500 इकाइयाँ उत्पादित हो रही हैं और उत्पादन के साधनों की 3 मशीनें, 2 श्रम है, 500 बीघा ज़मीन है, या जो भी है आपके एरिया लैंड है, वो सब मतलब मात्रा के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो उत्पादन फलन क्या है? एक मात्रात्मक संबंध होता है, अर्थात किसी वस्तु की मात्रा। अब देखो उदाहरण से बता रहा है ये किताब में आपको। जैसे उत्पादन की मात्रा में क्या लिया गया? 1 मीटर कपड़ा, वह उस वस्तु, यहाँ 1 मीटर कपड़े के उत्पादन हेतु काम में आने वाले साधनों की मात्रा। जैसे एक श्रमिक, इसकी उत्पादन के साधन क्या प्रयोग किए गए थे इसमें 1 मीटर कपड़े का प्रोडक्शन करने के लिए? एक श्रमिक 10,000 की मशीन और 20 फीट लंबी और 20 फीट चौड़ी ज़मीन का प्रयोग किया गया। तो उत्पादन के साधन में एक श्रमिक हो गया, 10,000 की मशीन हो गई, मशीन का मतलब कैपिटल हो गया, और लैंड के अंतर्गत 20 फीट लंबी और 20 फीट चौड़ी ज़मीन का प्रयोग हो गया। अतः 1 मीटर कपड़े के उत्पादन व एक श्रमिक 10,000 की मशीन और 20 फीट लंबी व 20 फीट चौड़ी ज़मीन के बीच का मात्रात्मक संबंध कहलाएगा। उपयुक्त संबंध मात्रात्मक संबंध इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसमें से 1 मीटर कपड़ा, एक श्रमिक की मात्रा व 10,000 की मशीन, 20 फीट लंबी है 20 फीट चौड़ी ज़मीन की मात्रा तुलनात्मक रूप से जुड़ चुकी है। अब यदि इसके अंदर एक श्रमिक की जगह 2 श्रमिक हो जाएं या एक मशीन की जगह 2 मशीन हो जाएं, तो जो उत्पादन की मात्रा है वो भी चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार से उत्पादन फलन को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। क्वांटिटी जो 1 मीटर थी, या आउटपुट आप कह सकते हो इसको, इक्वल टू फंक्शन ऑफ 20 × 20 लैंड, 20 फीट लंबी और 20 फीट चौड़ी को अपन ने कैसे लिखा है? 20 × 20 लैंड, फिर कॉमा लगा दिया। 1 क्या है? लेबर, और 10,000 किसमें व्यय हुए हैं? कैपिटल के अंदर, या मशीन की जो कीमत है। ये आपका उत्पादन फलन का समीकरण है इस उदाहरण के अंतर्गत। उत्पादन फलन की परिभाषाएं दे रखी हैं बच्चों यहाँ पर आपको उत्पादन फलन की परिभाषा किसी 2 अर्थशास्त्रियों की उतार लेना। आपको जो इजी याद हो जाए वो देख लेना। उत्पादन फलन की विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा अलग अलग तरह की परिभाषाएं व्यक्त की गई हैं। विभिन्न परिभाषाएं निम्न हैं। उत्पादन फलन एक अभियांत्रिकी संकल्पना है जो उत्पादन के साधनों की सहायता से उत्पादन के बीच विद्यमान तकनीकी और मात्रात्मक संबंध को बताता है। हेंडरसन और क्वांट की ये परिभाषा है। दूसरे नंबर पर, यदि एक फर्म के द्वारा उत्पादित उत्पादन की मात्रा Q है, जब उत्पादन के साधन श्रम, भूमि, पूंजी, प्रबंध, तकनीक तथा साहस या उद्यमशीलता, जिसे लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत दिया गया है, को उत्पादन में लगाया जाता है, हम उस उत्पादन फलन को इस प्रकार लिखेंगे।
y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल डी कॉमा एल जो लेबर है, के कैपिटल और ओ ऑर्गेनाइजेशन या संगठन हो गया आपके। ये डॉक्टर बलवंत कंदोई की डेफिनेशन है। आप एक तो हेंडरसन व क्वांट की डेफिनेशन को नोट कर लेना बच्चों इसके अंदर, और एक मैं भी जनरल भाषा में और आपको बताऊंगी, उस परिभाषा को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उत्पादन के साधनों की मात्रा और उत्पादन की मात्रा के मध्य उत्पादन फलन मध्य संबंध ही उत्पादन फलन कहलाता है। ये एन ग्रेगोरी मैनकीव की परिभाषा है बच्चों। यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगी ये परिभाषा बहुत अच्छी है, बस इसमें दो शब्द और जोड़ लेना, उत्पादन के साधनों की मात्रा और उत्पादन की मात्रा के मध्य भौतिक मात्रात्मक संबंध उत्पादन फलन कहलाता है। भौतिक मात्रात्मक शब्द को प्रयोग कर लेना, इसमें उत्पादन फलन कहलाता है। ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन रहेगी। उत्पादन फलन का सूत्र जो आपके इससे ऊपर दे रखा है, आउटपुट इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर कैपिटल लैंड और ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला उतार लेना, एल एल डी के और ओ का। अब हम पढ़ रहे हैं आगे बढ़ते हुए, इस प्रकार से उत्पादन फलन का हिंदी में सरल रूप निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। ऊ का मतलब उत्पादन होता है। एफ देखो ये आपके उत्पादन फलन हिंदी में लिखा हुआ है बच्चों। ऊ इक्वल टू फंक्शन ऑफ, फै के द्वारा फै दे रखा है ना आपके, ये फै का मतलब फंक्शन है। श्रम, पूंजी, भूमि, तकनीक और साहस को दे रखा है ब्रैकेट के अंदर, जहाँ संकेताक्षरों का निम्न अर्थ है। ऊ उत्पादन होता है, फ फलन होता है, संकेत चिन्ह में श्रेय का श्रम होता है, पू का पूंजी होता है, भू का भूमि होता है और तय का प्रबंध होता है या तकनीक होता है, और सा का साहस या उद्यमशीलता होता है। अब हम उत्पादन फलन की मान्यता। उत्पादन फलन अपने आप में एक बहुत बड़ा सिद्धांत है बच्चों। इस उत्पादन फलन के लिए कुछ मान्यताएं ली जाती हैं, उन मान्यताओं का हमारे द्वारा अध्ययन किया जाता है। मान्यताएं किसी भी सिद्धांत की व्याख्या के लिए आवश्यक बातें या शर्तें होती हैं जिनके बिना सिद्धांत की व्याख्या करना असंभव होता है या सिद्धांत लागू नहीं हो पाता है। तो हम पढ़ना स्टार्ट करें। पूर्व में यह ज्ञात है कि मान्यताएं वे मूलभूत आवश्यक बातें, दशाएं या शर्तें होती हैं जिन पर नियम या सिद्धांत निर्भर करते हैं। इन मूलभूत व आवश्यक बातों का पूरा होना किसी भी नियम व सिद्धांत के वास्तव में खरा उतरने या पूर्णतः सत्य सिद्ध होने के लिए आवश्यक होता है। उत्पादन फलन को पूर्णतः सत्य सिद्ध होने के लिए भी आवश्यक कुछ मान्यताएं या दशाएं या शर्तें दी हुई होती हैं। उत्पादन फलन की प्रमुख मान्यताएं निम्न प्रकार से दी हुई हैं। उत्पादन फलन, पहला पॉइंट आपके पहली मान्यता दे रखी है, उत्पादन फलन की एक निश्चित तकनीक होती है। बच्चों इसको जो बाहर से दी हुई होती है, ये लाइन लिखना चाहें तो ठीक है, जो बाहर से दी हुई है आप तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। उत्पादन फलन की एक निश्चित या स्थिर, उत्पादन फलन की एक निश्चित तकनीक होती है या स्थिर तकनीक होती है। दूसरे नंबर पर है उत्पादन के साधनों की कीमतें बाहर से दी हुई है, मतलब उत्पादन के साधनों की कीमतें जिस फर्म में वो काम कर रहे हैं वहाँ का उत्पादक या पूंजीपति नहीं निर्धारित करता है कि साधन को क्या कीमत दी जाएगी, बल्कि पहले से ही बाजार में फिक्स्ड है इस उत्पादन के साधन की ये प्राइस है। मतलब उत्पादन के साधनों की कीमतें बाहर से दी हुई है, वो भी स्थिर हैं, निश्चित हैं। तीसरे नंबर पर है उत्पादन फलन का संबंध एक निश्चित समय की अवधि के लिए होता है। उत्पादन फलन ऐसा नहीं है कि हर समय के लिए बना दिया गया वही उत्पादन फलन लागू होगा, निश्चित समयावधि में ही एक उत्पादन फलन लागू होता है फर्म में। फिर है नेक्स्ट, समय की अवधि चेंज होगी तो फिर उत्पादन फलन भी चेंज हो जाएगा। चौथे नंबर पर दे रखा उत्पादन के साधनों के संयोग अनुपात एक सीमा तक ही बदल सकते हैं। उत्पादन के साधन चाहे वो आपके श्रम हो, पूंजी हो, भूमि हो, साहस हो, श्रम का श्रमिक जो होता है परिवर्तनशील साधन होता है, तो हम उसको चेंज करते हैं तो रेशो में चेंज आ जाता है। ऐसे पहले तो एक मशीन के साथ एक श्रम लगता है, फिर एक मशीन के साथ 2 श्रम लगते हैं, फिर एक मशीन के साथ 3 श्रम लगते हैं, मैक्सिमम 4 श्रम लगाए जा सकते हैं। तो इस तरह से
जो उत्पादन के साधनों के संयोग अनुपात होते हैं एक सीमा तक ही बदल सकते हैं। 5वें नंबर पर है उत्पादन के साधनों की आपस में समरूपता होती है। जैसे एक श्रमिक लिया हमने, दूसरा श्रमिक लिया तो दूसरे श्रमिक में उतनी ही क्षमताएं होंगी जितनी पहले वाले श्रमिक में होगी। तीसरा श्रमिक लिया तो वो भी पहले दूसरे जैसा ही जितनी ही उत्पादन क्षमताएं रखता है। और जैसे एक पूंजी में मशीन ली तो दूसरी मशीन ऐसा नहीं कि उससे छोटी या बड़ी ले ली, वो मशीन दूसरी उसकी समरूपी ही होनी चाहिए। 6ठे नंबर पर है उत्पादन के साधनों की परिवर्तनीयता संभव है। उत्पादन के साधनों को परिवर्तन किया जा सकता है। 7वें नंबर पर है उत्पादन के साधनों के परिवर्तन की प्रक्रिया एक एक करके की जाएगी। जैसे उत्पादन के साधनों में परिवर्तन किया, एक श्रम, पहली स्थिति के अंदर हमारा क्या था, एक श्रम एक मशीन। तो मशीन तो क्या स्थिर साधन है, उसमें तो बार बार चेंज नहीं होते हैं, तो वो तो फिक्स्ड कर दी। भूमि है फिक्स्ड है कि 5 बीघा ज़मीन या 2 हेक्टर ज़मीन है तो वो भूमि स्थिर है। उसके साथ एक श्रमिक, 2 हेक्टर भूमि और एक श्रमिक, 2 हेक्टर भूमि और 2 श्रमिक, 2 हेक्टर भूमि और 3 श्रमिक। तो मतलब एक एक करके ही उत्पादन के साधन में परिवर्तन किया जाना चाहिए या उत्पादन के साधनों के परिवर्तन की प्रक्रिया एक एक करके ही की जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारी इसकी मान्यता, उत्पादन के साधनों का एक सीमा तक ही प्रतिस्थापन किया जा सकता है। 9वें नंबर पर है अल्पकाल में उत्पादन के स्थिर साधनों की पूर्ति बेलोजदार होती है। मतलब बेलोजदार से मतलब क्या होता है कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है फिर आपके फर्म का एक उद्देश्य लाभ अथवा उत्पादन का अधिकतमीकरण करना होता है। फर्म का एक उद्देश्य लाभ अथवा उत्पादन का अधिकतमीकरण करना होता है। फर्म का तो एक ही उद्देश्य होता है, अपने लाभ को अधिकतम करना, तो उसी उद्देश्य के आधार पर वो लागतों को कम से कम करने का प्रयास करती है। और 11वें नंबर पर दे रखी है उत्पादन के साधनों का उपयोग पूर्ण कार्यकुशलता से किया जाता है। मतलब कोई भी साधन उत्पादन का बेकार नहीं है, वो सभी साधनों का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है जितनी उनकी क्षमताएं। बच्चों ये आपकी जो मान्यताएं दे रखी हैं ये आपको आपकी किताब में से उतार लेनी हैं। अब हमारे द्वारा उत्पादन फलन की विशेषताओं का अध्ययन किया जाएगा। उत्पादन फलन की विशेषताएं। उत्पादन फलन की विभिन्न विशेषताओं के आधार पर उत्पादन फलन की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर उत्पादन फलन की कुछ विशेषताएं निम्नानुसार है। पहले नंबर की जैसे विशेषता उत्पादन फलन अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग से संबंधित संकल्पना होती है। दूसरे नंबर पर उत्पादन फलन साधनों और उत्पादन के प्रवाह से संबंधित होता है। उत्पादन के साधन और उत्पादित मात्रा इन दोनों के प्रवाह से संबंधित। प्रवाह क्या होता है ये बच्चों अपन आगे पढ़ेंगे, फ्लो कहते हैं इसको अपन इंग्लिश के अंदर, और फ्लो आगे मैं समझाऊंगी डिटेल के अंदर। थर्ड नंबर पे आपके दे रखा है साधनों के द्वारा रूपांतरित उत्पादन के संबंध को व्यक्त करती है। चौथे नंबर पर उत्पादन फलन साधनों व उन साधनों द्वारा उत्पादित उत्पादन की भौतिक मात्रा को बताता है। पाँचवें नंबर की हमारी विशेषता दे रखी है उत्पादन फलन का संबंध एक निश्चित समय की अवधि से होता है। छठी हमारी विशेषता है उत्पादन फलन में एक श्रम की इकाई का दूसरी से व एक पूंजी की इकाई का दूसरी से प्रतिस्थापन किया जा सकता है। सातवें नंबर की विशेषताओं में उत्पादन फलन एक निश्चित दी हुई तकनीक से संबंधित होता है। नेक्स्ट है उत्पादन फलन के द्वारा केवल साधनों और उत्पादन की भौतिक मात्रा को सम्मिलित करते हैं, किंतु उनकी कीमतों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। और 9वें नंबर पर है अवधि के आधार पर उत्पादन फलन अल्पकालीन और दीर्घकालीन दो प्रकार के होते हैं। ये पैराग्राफ मैं पढ़ रही हूँ बच्चों, इसके बाद दिया हुआ विशेषताओं का फिर कल मेरे द्वारा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन के बारे में बताऊंगी। उपयुक्त विशेषताओं को जानने के बाद उत्पादन में होने वाले परिवर्तनों को समझना
आवश्यक है। उत्पादन फलन की सहायता से अल्पकाल व दीर्घकाल की अवधियों में उत्पादन में होने वाले परिवर्तनों को समझ सकते हैं। समय के आधार पर उत्पादन के साधनों और उनके अनुपातों में परिवर्तनशीलता को ध्यान में रखते हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपको अपने जो इस चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर दिया हुआ था मैटर के अंतर्गत जो लाइनें मैंने बताई, जैसे आपको सामान्य जानकारी, इनपुट क्या होते हैं, आउटपुट क्या होते हैं, फिर है ना उत्पादन की मात्रा किन दो बातों पर निर्भर करती है, फलन का अर्थ, तकनीकी शब्द, उत्पादन फलन की परिभाषा, उत्पादन फलन का सूत्र, उत्पादन फलन की मान्यताएं, उत्पादन फलन की विशेषताएं, ये आपको कॉपी में अपने बनाकर नोट्स तैयार करनी है और शाम तक आप मुझे ये काम करके भेज देंगे, जिससे मैं चेक कर सकूं कि आपने सबने करा है। और अभी भी जब कॉपियाँ चेक हुई थी तो कुछ बच्चों के द्वारा अभी तक भी उन कॉपियाँ चेक कराने के लिए नहीं दी गई हैं, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, चाहे वो आपके कॉमर्स के हैं। ये सही नहीं रहेगा, आपके खुद के लिए ही नुकसानदायक सिद्ध होगा आगे चलकर। ओके, थैंक यू।